सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। साइंसी मुगालतों की सीरीज में आज एक नए मुगालते के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे इस दावे पर कि इर्तिका में डीएनए या प्रोटीन बनने का इम्कान अमलन सिफर है। क्रिएशनिस्ट हजरात की जानब से ये दावा अक्सर किया जाता है कि इर्तिका से डीएनए या प्रोटीन बनने का इम्कान सिफर है। उनके मुताबिक अगर किसी एक पेचीदा प्रोटीन को बनने के लिए खरबों का अरसा दरकार है, जबकि ज़मीन की तश्कील को अभी सिर्फ 4.5 अरब साल ही गुजरे हैं, और इस कदर कम वक्त में पेचीदा प्रोटीन्स या डीएनए मॉलिक्यूल के खुद ब खुद बन जाने का इम्कान सिफर है। इस किस्म के दावे साबित करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ लोग बहुत बड़े बड़े आदाद भी पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर यह दावा अक्सर देखने में आता है कि यकखुल्वी जानवर से कसीर खुल्वी कीड़ा बनने के लिए डीएनए में 3.9 टाइम्स 10 to the 21 तब्दीलियां दरकार हैं। यानी इसका मतलब यह है कि 4 के बाद अगर 21 सिफर लगाए जाएं तो जो अदद बनेगा इस कदर बड़ा अदद दरकार है। और उनका दावा है कि अगर 1 सेकंड में एक तब्दीली हो तो भी इन तब्दीलियों के लिए खरबों साल दरकार हैं। या फिर यह दावा किया जाता है कि एक बंदर को इंसान बनने के लिए डीएनए में 3 times 10 to the power 520 तब्दीलियां दरकार हैं। यानी ये नंबर इस कदर बड़ा है कि 3 के बाद अगर 520 सिफर लगाए जाएं तो वो अदद बनेगा जिस कदर तब्दीलियां इन हजरात के मुताबिक एक बंदर के डीएनए में दरकार हैं उससे इंसान बनाने के लिए। अब यह दावा तो इस कदर बोदा है कि हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि इंसान का इर्तिका बंदर से नहीं हुआ, इसलिए यह दावा तो वैसे भी गलत है। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। बाज़ औक़ात एक प्रोटीन के बनने के इम्कान को 10 to the power 80 में एक करार दिया जाता है। यानी अगर हम एक के बाद 80 सिफर लगाएं तो जो अदद बनेगा उनमें से सिर्फ एक का चांस है कि यह प्रोटीन खुद ब खुद बन जाए। यह दावा बज़ाहिर तो बहुत माकूल नजर आता है, मगर दरअसल यह दावा इर्तिकाई प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर नावाकफियत की बिना पर किया गया है। इस मुगालते की वजह गालिबन यह है कि यह दावा करने वाले इर्तिका को एक स्टेप बाय स्टेप रैंडम प्रोसेस समझते हैं। यानी वो ये तसव्वुर कर रहे होते हैं कि इर्तिकाई प्रोसेस जिस मॉलिक्यूल को तश्कील देता है वो उसे एक एक तब्दीली करके मरहलावार तरतीब देता है। इसी तरह यह तसव्वुर भी किया जाता है कि डीएनए में म्यूटेशंस का मतलब सिर्फ यह है कि पूरे डीएनए में कहीं एक जगह सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड तब्दील हो रहा है। अगर इर्तिकाई प्रोसेस वाकई इस तरह से काम करता तो यह दावा दुरुस्त होता कि 400 एमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल प्रोटीन की तश्कील के लिए एक एक मॉलिक्यूल करके जोड़ने का इम्कान अमलन सिफर है। लेकिन इर्तिकाई प्रोसेस इस तरह से काम नहीं करता। प्रोटीन्स इस तरह एक एक मॉलिक्यूल जोड़कर नहीं बनाई जाती। डीएनए में म्यूटेशंस के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं। तो आइए देखते हैं कि डीएनए में म्यूटेशंस किन किन तरीकों से होती है। म्यूटेशंस का सबसे सादा तरीका तो वही है जो इर्तिकाई दावे की मुखालफत करने वाले हजरात करते हैं, और वो ये कि अगर किसी वजह से डीएनए में सिर्फ एक हर्फ की तब्दीली हो तो उसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, और ये तब्दीलियां होती हैं। हमें मालूम है कि इस किस्म की तब्दीलियां भी होती हैं कि दो अफराद के डीएनए में किसी जगह सिर्फ एक हर्फ मुख्तलिफ हो। आमतौर पर जब क्रिएशनिस्ट हजरात डीएनए में म्यूटेशंस की शरह की कैलकुलेशन करते हैं तो वो सिर्फ इसी किस्म की तब्दीलियों को फर्ज कर लेते हैं। अगरचे डीएनए में ऐसी तब्दीलियां होती हैं, लेकिन ऐसी तब्दीलियों की शरह बहुत ही कम है। डीएनए में ज्यादातर तब्दीलियां उन प्रोसेसेस से आती हैं जिनका जिक्र आगे आएगा। लेकिन किसी वजह से क्रिएशनिस्ट हजरात इन कैलकुलेशंस को करते वक्त उन मुख्तलिफ प्रोसेसेस से होने वाली तब्दीलियों को यकसर नजरअंदाज कर देते हैं, और इस वजह से उनकी कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत और बेबुनियाद होती हैं। डीएनए में ज्यादातर तब्दीलियां कसीर न्यूक्लियोटाइड्स में तब्दीलियां होती हैं जिन्हें इंसर्शन डिलीशन कहा जाता है। अगर किसी जगह बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स एकदम शामिल हो जाएं तो उसे इंसर्शन कहा जाता है। या फिर ऐसा है कि डीएनए की कॉपी बनते वक्त कुछ हिस्से कॉपी बनने से रह जाएं और बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए से निकल जाएं तो इसे डिलीशन कहा जाता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी किताब को कोई शख्स कंपाइल कर रहा हो
या उसकी बाइंडिंग कर रहा हो और उसमें किसी दूसरी किताब की कुछ सफ़ात शामिल हो जाएं तो इसे इंसर्शन कहा जाएगा। या किताब की बाइंडिंग करते वक्त इसके कुछ सफ़ात शामिल होने से रह जाएं तो इसे डिलीशन कहा जाएगा। डीएनए में ये इजाफा या ये कमी एक न्यूक्लियोटाइड की भी हो सकती है, जैसे AAGCTT की सीक्वेंस AACTT रह जाए, यानी उसमें से G निकल जाए, या फिर AAGCTT की सीक्वेंस AAAGCTT बन जाए, यानी उसमें एक न्यूक्लियोटाइड शामिल हो जाए। लेकिन ज़्यादातर इम्कान ये होता है कि बहुत लंबी सीक्वेंस एक नीचे का शामिल हो जाए या बहुत लंबी सीक्वेंस कॉपी के दौरान ज़ाया हो जाए। ऐसी तब्दीलियों से डीएनए में यकायक सैकड़ों से हज़ारों और बाज़ औक़ात लाखों न्यूक्लियोटाइड्स की कमी बेशी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा तरीका है जिसे डुप्लीकेशन कहते हैं। किसी भी नौ के डीएनए में बहुत से जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी डीएनए में सिर्फ एक ही कॉपी नहीं होती, बल्कि एक से ज़्यादा कॉपियां मौजूद होती हैं। ये कॉपियां 2 या 3 भी हो सकती हैं और हज़ारों की तादाद में भी हो सकती हैं। यानी हज़ारों से लाखों बेस पेयर्स के टुकड़े बार बार डुप्लीकेट हो सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई बुक बाइंडर किसी किताब की बाइंडिंग कर रहा हो और एक ही सफ़े की 10-12 कॉपियां उस किताब में लगा दे। तो इस तरह से यकायक डीएनए में हज़ारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसे इन्वर्जन कहते हैं। डीएनए की कॉपी बनने के दौरान अगर ऐसा हो कि डीएनए का एक बहुत हिस्सा टूटकर अलग हो जाए और फिर उलटकर दोबारा जुड़ जाए, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। ऐसा महज चंद बेस पेयर्स के साथ भी हो सकता है। मसलन GGACTTC की सीक्वेंस उलटकर CTTCAGG बनकर दोबारा जुड़ जाए। लेकिन ऐसा हजारों से लाखों बेस पेयर्स की सीक्वेंस के साथ भी हो सकता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई बुक बाइंडर किसी सफ़े या सफ़ों को किताब में उल्टा लगा दे। इस किस्म के इन्वर्जन से बहुत सी नई प्रोटीन्स बन सकती हैं। ट्रांसलोकेशन एक और तरीका है जिससे डीएनए की कॉपी बनते वक्त कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाए और फिर वहीं जुड़ने के बजाय किसी दूसरी जगह जाकर जुड़ जाए। ये ऐसा ही है जैसे कोई बुक बाइंडर सफ़ा नंबर 27, 28, 29, 30 अपनी जगह पर लगाने के बजाय सफ़ा नंबर 151 के बाद लगा दे। अगर इस तरह बड़ी सीक्वेंस किसी दूसरी जगह चली जाए तो अमूमन उससे प्रोटीन्स बनने का अमल मुतासर नहीं होता। लेकिन अगर ये टुकड़ा किसी ऐसी जगह से टूटा हो कि आधा जीन असल जगह पर रह गया हो और आधा जीन किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गया हो, तो अब उससे नए जीन्स बनने और नए प्रोटीन्स बनने का इम्कान मौजूद है। इस किस्म के और भी बहुत से प्रोसेसेस हैं जिनसे डीएनए में यकायक बहुत सी तब्दीलियां आ सकती हैं। मैंने सिर्फ चंद ऐसे मैकेनिज्म का जिक्र किया है जिनसे नई प्रोटीन्स बन सकती हैं। अब ये देखिए कि ये मैकेनिज्म असूलन एक ही नस्ल में डीएनए में बहुत सी तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं। और तब्दीलियों का यह प्रोसेस 4 अरब साल से जारी है, जब से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ है। इन 4 अरब सालों में करोड़ों अनवा में से हर एक के अरबों खरबों बच्चे पैदा हुए, यानी अगली नस्ल पैदा हुई। और हर वो मौका जब अगली नस्ल पैदा हुई उसमें डीएनए में इन तब्दीलियों का इम्कान था। इसलिए यह दावा करना कि डीएनए में तब्दीलियों के लिए जिस कदर वक्त चाहिए वो जिंदगी को मयसर ही नहीं रहा, बिल्कुल गैर साइंसी दावा है। न सिर्फ ऐसी तब्दीलियों के शवाहद खुद हमारे डीएनए में मौजूद हैं, बल्कि इन तब्दीलियों के नताइज भी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आपकी खिदमत में सिर्फ चंद मिसालें पेश करता हूं। इंसानी आंख में 3 मुख्तलिफ किस्म की कोन्स होती हैं और हर कोन एक मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के फोटोन को डिटेक्ट करती है। इसलिए हम 3 मुख्तलिफ बुनियादी रंग देख सकते हैं, सुर्ख, सब्ज और नीला। हम जो बाकी तमाम रंग देखते हैं वो इन 3 रंगों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के कोन्स इसलिए बनते हैं कि हमारे डीएनए में 3 मुख्तलिफ जीन्स मौजूद हैं जो इन कोन्स की तश्कील का बायस बनते हैं। ये तीनों जीन्स एक दूसरे से इस कदर मिलते जुलते हैं कि अब हम जानते हैं कि ये तीनों जीन दरअसल एक ही जीन की 3 कॉपियां हैं, जिनमें अलग अलग म्यूटेशन की वजह से इनसे बनने वाली प्रोटीन्स एक दूसरे से कुछ अलग अलग हैं। प्रोटीन में यह फ़र्क इस कदर कम है कि तीनों प्रोटीन्स का बुनियादी स्ट्रक्चर एक सा है, सिर्फ उनके बॉन्ड्स की एनर्जी में कुछ फ़र्क है। और ये फ़र्क इतना है कि उन्हें एक्साइट करने के लिए दरकार फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कुछ मुख्तलिफ है। हमारे कदीम अजदाद जिनसे प्राइमेट्स का इर्तिका हुआ, उनके डीएनए में सिर्फ 2 फ़आल जीन्स थे। इसलिए अक्सर मैमल्स की आंखों में सिर्फ 2 किस्म की कोन्स बनती हैं।
सिर्फ प्राइमेट्स में ऐसे एक जीन का इजाफा हुआ जिससे इनकी तीसरी कॉपी बनती है, जिसमें इजाफी म्यूटेशंस की वजह से एक अलग प्रोटीन बनने लगी और इंसान 3 रंग देखने लगे। गोया इंसानों में 3 रंग का इर्तिका, 3 रंगों के कोन्स बनने का इर्तिका एक जीन डुप्लीकेशन के इवेंट की वजह से हुआ। मजे की बात यह है कि मैमल्स का इर्तिका रेप्टाइल्स से हुआ। रेप्टाइल्स में कोन्स बनाने के 4 जीन्स हैं, इसलिए रेप्टाइल्स मैमल्स और इंसानों की निस्बत ज्यादा रंग देख सकते हैं। परिंदे जो डायनासोर से इर्तिका पजीर हुए, उनकी आंखों में आज भी 4 कोन्स बनाने के जीन्स मौजूद हैं, यानी परिंदे भी इंसानों की निस्बत ज्यादा रंग देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखों में 4 मुख्तलिफ किस्म की कोन्स मौजूद होती हैं। ये 4 जीन्स भी एक ही जीन की डुप्लीकेशन और बाद में उन डुप्लीकेट जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से बने। यही नहीं, बल्कि कोन्स बनाने वाले ओरिजिनल जीन जिनसे बाकी 4 जीन्स इर्तिका पजीर हुए, उस ओरिजिनल जीन की डुप्लीकेशन और म्यूटेशन उस जीन से हुई जो इब्तदा में सिर्फ रॉड्स बनाते थे। गोया मौजूदा जानवरों की आंखों में रॉड्स बनाने वाले जीन्स उन ओरिजिनल जीन्स की कॉपी हैं जो आज से करोड़ों साल पहले इर्तिका पजीर हुए। अगर हम इर्तिका की तारीख देखें तो आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले वो पहला जीन तश्कील पाया जो ऑप्सिन यानी रोशनी से अपना स्ट्रक्चर तब्दील करने वाली प्रोटीन बनाने लगा। मौजूदा जानवरों में रॉड्स और कोन्स बनाने वाले तमाम जीन उसी एक जीन की डुप्लीकेशन और डुप्लीकेट कॉपियों में म्यूटेशन से तश्कील पाए। तो आपने देखा कि नई प्रोटीन्स की तश्कील के लिए अरबों खरबों साल दरकार नहीं होते, क्योंकि नई प्रोटीन्स एक एक मॉलिक्यूल के जमा होने से नहीं बनती, बल्कि हमेशा पुरानी प्रोटीन्स बनाने वाले जीन्स में म्यूटेशंस या जीन डुप्लीकेशन और फिर डुप्लीकेशन के बाद उन डुप्लीकेट जीन्स में म्यूटेशन से बनती हैं। चनाचे इर्तिका पर एतराज़ करने वालों का यह दावा कि प्रोटीन्स का इर्तिका मुमकिन ही नहीं है क्योंकि एक प्रोटीन को बनने के लिए खरबों साल दरकार हैं, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। आइंदा किसी नए साइंसी मुगालते और उसकी साइंसी वजाहत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।